हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत अध्याय 6। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग महासागर और महाद्वीप हैं। पृथ्वी के 70.8% भाग में महासागरों यानी जल मंडल का विस्तार है, जलों का विस्तार है। वहीं 29.2% भाग में महाद्वीपों यानी स्थल मंडल का विस्तार है। स्थलीय भाग के अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, जबकि जलीय भाग की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इसके 81% भाग पर जल का विस्तार है, जल पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इस संबंध में अनेक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं और इसमें पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। याद रखिएगा, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड वेगनर। प्रसिद्ध जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता देखी जा सकती है। उन्होंने इसे भौगोलिक समरूपता यानी जिग्साफिट कहा, जिग्साफिट। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, आपस में मिले हुए थे और इस बृहत महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया, पेंजिया। और इसके चारों ओर एक बृहत महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पैंथालासा। देखिए, अंतिम अगर बात करें तो ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया और इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गया, खिसक गया। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला और संकीर्ण महासागर बना जिसे टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में विभंजन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? विभंजन के फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। जब अंगारा लैंड टूटा, विखंडित हुआ, तो अंगारा लैंड का जो भूमि था उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में विभाजित हो गया। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर निर्मित हुआ और इसी विस्थापन के कारण उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी और एंडीज पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। याद रखिएगा। और इसी तरह अगर बात करें तो इसी तरह क्या हुआ? अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हिमालय और अन्य अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। पेंजिया तथा पैंथालासा का अवशिष्ट भाग आज भी अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल और ज्वारीय बल है। ये कौन कौन से बल थे? तो पेंजिया के टूटने का जो कारण था वेगनर के अनुसार वो था गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल और ज्वारीय बल। इसके बाद अगर बात करें तो पेंजिया क्या था? पेंजिया यानी समस्त पृथ्वी एक पेंजिया जो था, अगर बात किया जाए तो समस्त पृथ्वी एक काल्पनिक महाद्वीप है। पेंजिया क्या था? एक पृथ्वी था, या कह सकते हैं पृथ्वी एक काल्पनिक महाद्वीप है, समस्त पृथ्वी, जिसमें मध्य जीव महाकल्प से लेकर वर्तमान समय तक हुए विस्थापन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। वेगनर ने यह मत दिया, यह विचार दिया था कि विशाल महाद्वीप पेंजिया टूटकर दो भागों में बंट गए। पहला है लॉरेंसिया और दूसरा क्या है? गोंडवाना लैंड।
लॉरेंसिया उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और भारत के उत्तर में से समस्त यूरेशिया इसके अंतर्गत, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, मलेशिया, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दोनों भूखंड एक लंबे छिछले आंतरिक सागर जिसे टेथिस टेथिस सागर कहा गया, इसके द्वारा अलग होते थे। पैंथालासा के बारे में अगर बात करें तो वेगनर महोदय के अनुसार पेंजिया चारों ओर से एक विस्तीर्ण जल क्षेत्र से घिरा हुआ था, ठीक है, और जिसे पैंथालासा या आदिकालीन प्रशांत महासागर कहा गया था। वेगनर ने यह भी परिकल्पना की कि कार्बोनिफेरस कल्प में दक्षिणी ध्रुव नटाल दक्षिणी अफ्रीका के तट के निकट था और उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में था। वेगनर के अनुसार अगर बात किया जाए तो पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस कल्प यानी लगभग 3000 करोड़ वर्ष पूर्व में प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों की वर्तमान आकृतियां और सापेक्ष स्थितियां टूटे भूखंडों के टूटने और संवहन से अलग हुए पेंजिया के विखंडन का परिणाम है। उनका मत था कि महाद्वीप सियाल से बने हैं, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बने हैं, और सागरीय बेसिन यानी जो सीमा है यानी सिलिकॉन और एमे यानी मैग्नीशियम से निर्मित है। चूंकि सीमा से सियाल हल्की होती है, इसी कारण सियाल सीमा पर तैर रही है। सियाल, सीमा, निफे, इन सभी के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं अंतिम कार्बोनिफेरस युग का जो ये परिदृश्य है, यह है विषुवत रेखा, यह है तेथिस सागर, यह है अंगारा लैंड, यह है लॉरेसिया, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, यह है आपका दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे है गोंडवाना लैंड। तो फिगर को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। यह है आपका आदि नूतन युग का परिदृश्य, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। यह है अत्यंत नूतन युग का परिदृश्य है, यह है आपका उत्तरी ध्रुव, यह है आपका दक्षिणी ध्रुव, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह अंटार्कटिका, यह दक्षिणी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका, यह एशिया, यह अफ्रीका, ठीक है, और यह है आपका भारत। देखिए, वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमाण हैं। तो वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेकों प्रमाण हैं, और अगर बात करें तो भौगोलिक साम्यरूपता यानी जिग साफिट, याद रखिए जिग साफिट ग्लोसोस्टिपरस वनस्पतियों के अवशेषों का भारत, मेडागास्कर और दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका के अलग अलग जलवायु प्रदेशों में पाया जाना, छोटा नागपुर के पठार में हिमोडो का मिलना, डायनासोर और लेमिंग जीवों के जीवाश्मों का कनाडा में पाया जाना, और ब्राजील के डेलामेयर पर्वत व अंगोला के प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का समानांतर एक सीधी रेखा में और एक ही काल में निर्मित होना, एक ही प्रकार के भूगर्भिक संरचना और उससे संबंधित खनिजों का भिन्न भिन्न महाद्वीपों में पाया जाना वेगनर के सिद्धांत की मौलिकता का प्रमाण है। उनके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए विवेचित बल अपर्याप्त रहे, परंतु उनके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाण 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनकी के सिद्धांत के विकास का जो मार्ग है यह प्रशस्त करने में सहायक रहे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। जो स्थल है ये काफी कठोर है। स्थलीय दृढ़ भूखंड को भाग को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। इन प्लेटों के स्वभाव और गर्वाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनकी कहते हैं। ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। यह सिद्धांत वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास माना जाता है। पूरा चुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण, पूरा चुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों से स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं महासागरीय नितल में भी प्रसार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यह संकल्पना विकसित हो गई। तो पूरा चुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण, जो सागर नितल प्रसरण है, इनके प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो गया कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागरीय जो नितल है इनमें भी वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इनमें भी प्रसार हो रहा है। उसके बाद यह संकल्पना विकसित हुई।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में मोर्गन आइजैक ने किया। मोर्गन और आइजैक ने किया। मैकेंजी, पार्कर और होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थलखंड यानी लिथोस्फीयर से निर्मित होती है एवं दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर जो है तैरती रहती है। तो ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थलखंड यानी लिथोस्फीयर से निर्मित होती है। वहीं दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर ये तैरती रहती हैं, जो कि पूर्णतः सीमा का बना है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है। सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके बाद प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों के उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों का चक्रीय संचरण का होना है, जिसके संबंध में होम्स ने व्यापक व्याख्याएं दी है। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है, परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी और 20 छोटी छोटी प्लेटों को ही पहचाना जा सका है। प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? मेजर जो प्लेट्स है इसको याद रखिएगा। पहला है अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय भाग सम्मिलित है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं कैरिबियन द्वीप इससे जो है पृथक करते हैं। और इसके बाद चौथा है अंटार्कटिका प्लेट, पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठा है यूरेशियन प्लेट और सातवां है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो 7 मेजर प्लेट हैं कौन कौन से? अफ्रीकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और यूरेशियन तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट। और जो लघु प्लेटें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लघु प्लेट के बारे में अगर बात करें तो पहला है अरेबियन प्लेट। कौन सा प्लेट? अरेबियन प्लेट है, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है। दूसरा है बिस्मार्क प्लेट, तीसरा है कैरिबियन प्लेट, चौथा है कैरोलिना प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपाइन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। इसके बाद है कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। छठा है जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट। सातवां है नजाक प्लेट या पूर्वी प्रशांत प्लेट और आठवां है फिलीपाइन प्लेट। इसके बाद है स्कॉटिश प्लेट, इंडियन प्लेट, पर्शियन प्लेट। 12वां है अनातोलिया का प्लेट, चाइना प्लेट और फ्यूजी प्लेट। तो इन सभी छोटे प्लेटों को भी याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे भूगर्भिक इतिहास में लगातार गतिशील रही हैं। वेगनर की यह संकल्पना कि केवल जो है महाद्वीप ही गतिशील है, सही नहीं है। केवल महाद्वीप ही गतिशील है, यह बात सही नहीं है, क्योंकि महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट गतिशील है। और यह एक मतलब कि निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिशील रहीं और भविष्य में भी गतिशील रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, इस तरह का जो लाइनिंग होगा वो होगा अपसारी सीमा, इस तरह का जो लाइनिंग होगा अभिसारी सीमा और इस तरह का जो लाइनिंग होगा इसको संरक्षित सीमा से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे आप जो है एक बार मैप को देख लीजिए। देखिए ये है आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये है मध्य अटलांटिक प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट और ये आपका नजका प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये कैरिबियाई प्लेट है, ये सोन एंड्रियाज फ्रांस है, ये जुआन डी फुका प्लेट है, इधर है पूर्वी महासागरीय उभार, ये प्रशांत महासागर प्लेट है, ये कैरोलिन प्लेट है, ये जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर है यूरेशिया प्लेट, ये है एल्यूसियन खाई। तो इन प्लेटों को एक बार देख लीजिएगा। और सबसे नीचे इधर है, ये है स्कोशिया प्लेट और ये अंटार्कटिका प्लेट। छोटी प्लेटों में नजका प्लेट, याद रखिएगा जो छोटी प्लेटें हैं, नजका प्लेट यानी पूर्वी प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, स्कॉटिश प्लेट व कैरिबियन प्लेट तथा जुआन डी फुका प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मी प्लेट आदि महत्वपूर्ण है। स्थलीय या महाद्वीपीय प्लेट पूर्णतः महासागरीय, पूर्णतः महाद्वीपीय या मिश्रित तीनों प्रकार की हो सकती हैं। प्रशांत प्लेट
पूर्णतः जो है महासागरीय, जबकि अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्रकार की है। मिश्रित यानी स्थलीय और महाद्वीपीय प्लेट, या यूं कह सकते हैं कि महासागरीय, पूर्णतः महासागरीय या पूर्णतः महाद्वीपीय, या ये मतलब कि स्थलीय और महासागरीय ये दोनों है अमेरिकन प्लेट, इसलिए इसको मिश्रित प्रकार की प्लेटें कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो प्लेट सीमाएं या किनारे, भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से, किस क्रियाओं के दृष्टिकोण से, तो भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्लेटों के जो किनारे होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारों को या मार्जिन्स को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा ये तापीय संवहन तरंगों के ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होती है। इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है और दोनों के बीच एक भ्रंश दरार या स्प्रेडिंग साइड जो है पड़ जाती है, जिसके सहारे एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आ जाता है और ठोस होकर नवीन भूपर पट्टी का निर्माण करता है। अतः इन प्लेट किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं और इस तरह की प्लेट अपसारी प्लेट कहलाती है। दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा जो है ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इसमें 2 प्लेटें अभिसरित एक दूसरे की ओर संचलन होती है, आपस में टकराती हैं और इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व के प्लेट के नीचे जो है मतलब धंस जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। बेनी ऑफ जोन कहते हैं चूंकि इस प्रकार के किनारों के सहारे प्लेटों का विनाश होता है। इस प्रकार के किनारों के सहारे प्लेटों का विनाश होता है, प्लेट नष्ट हो जाते हैं, अतः इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं और ऐसी प्लेटें अभिसारी प्लेट कहलाती है। अभिसारी प्लेट की अंतः क्रियाएं की जो दशाएं हैं वो 3 दशाएं हैं। पहला जो है जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय व दूसरी प्लेट महासागरीय हो तो महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। महासागरीय प्लेट जो होगा भारी होगा तो ये क्या करेगा, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे यानी अंदर की तरफ जो है ये धंस जाएगा, ठीक है, जिससे गर्त का निर्माण हो जाता है और महाद्वीपीय प्लेट के पार्श्विक संपीड़न और वलन से मुर्दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि रॉकी और एंडीज पर्वत। बेनी ऑफ जोन क्या है, तो बेनी ऑफ जोन में पिघला हुआ मैग्मा ही भूपर पट्टी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करता है, जैसा कि अमेरिकी प्लेट का पश्चिमी किनारा जहां पर्वतों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा है जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो तो क्या होगा, जब दोनों प्लेट महासागरीय हो तो अपेक्षाकृत बड़ी और भारी प्लेटों का क्षेपण होता है। एक अगर बात करें तो महासागरीय गर्तों और ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला सी बन जाती है और प्रशांत प्लेट तथा जापान सागर प्लेट या फिलीपींस प्लेट की अभिसरण क्रिया के द्वारा इसे जो है समझा जा सकता है। तीसरा है जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो। बेनी ऑफ जोन क्षेत्र में क्षेपण इतना प्रभावी नहीं हो पाता है कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो सके, लेकिन ये क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर क्षेत्र होते हैं, गतिशील क्षेत्र होते हैं। यहाँ बड़े मुर्दार पर्वतों का निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेटों के टकराने से तेथिस भूसनती के अवसादों के वलन व प्लेट किनारों के मुड़ाव से उत्पन्न हिमालय पर्वत का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो संरक्षी प्लेट किनारा। तीसरा क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा। पहला था रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा था विनाशात्मक प्लेट किनारा और तीसरा संरक्षी प्लेट किनारा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, एक दूसरे के समानांतर मतलब कि खिसकती हैं तो उनमें अंतर क्रिया नहीं हो पाती है, इसे संरक्षी किनारा कहते हैं। रूपांतर भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सैन एंड्रियाज फॉल्ट। टूजो विल्सन के द्वारा अगर बात करें तो इनके द्वारा माइक्रो प्लेट्स व हॉट प्लूम की संकल्पना जोड़े जाने के बाद प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भूगर्भिक गतिविधियों को समझने में और भी उपयोगी सिद्ध हुआ। इससे प्लेटों के आंतरिक भागों में होने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाओं की जो व्याख्या है वो संभव हुई और साथ ही ज्वालामुखियों की सक्रियता और निष्क्रियता का स्पष्टीकरण भी हो सका है।
प्लेटों की गति के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है अगर ध्रुव की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कम होता है। इसके फलस्वरूप यदि कोई प्लेट ध्रुवीय भाग में स्थित है तब वह भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी, जैसे भारतीय प्लेट दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। और इसके विपरीत अगर बात करें तो यदि कोई प्लेट देशांतर रेखाओं के सहारे उत्तर से दक्षिण फैली है और इसका विस्तार निम्न यानी भूमध्य रेखीय मध्य और उच्च अक्षांशों पर भी है तो यह पूरब से पश्चिम प्रवाहित होगी। कहां से कहां? पूरब से पश्चिम। जैसे अमेरिकी तथा प्रशांत प्लेटें पश्चिम की ओर खिसक रही है। प्लेट प्रवाह की दरों में असमानता पाई जाती है। आर्कटिक, याद रखिएगा, अगर बात करें तो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है, जबकि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर से अधिक है। विश्व के सभी प्लेटों की गति एक समान नहीं है। विश्व में जितने भी प्लेट हैं इनके गति में असमानता है, समान नहीं है। महासागरीय प्लेट की औसत गति 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। सर्वाधिक गति यानी 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है वाली जो प्लेट है वह है ग्रीनलैंड प्लेट। ग्रीनलैंड तीव्र गति से जो है ये उत्तर से पश्चिम के दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर। गोंडवाना लैंड से अलग होने के उपरांत भारतीय प्लेट 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई, परंतु भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे के तिब्बत के द्रास से टकराने के परिणाम स्वरूप क्रिटेशियस युग में इसकी गति में कमी आई। फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने लगी। प्लेटों की गति के कारण क्या थे? तो भूपर पट्टी के नीचे स्थित स्टेनोस्फीयर के तुलना में ऊपर स्थित स्थलमंड उच्च शक्ति और निम्न घनत्व होने के कारण प्लेटों के संचलन में सहायक होते हैं। देखिए, मेटल में अगर बात करें तो मेंटल में से ऊष्मा क्षय तथा क्षैतिज रूप में घनत्व भिन्नता के परिणाम स्वरूप संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। यही तरंगे प्लेटों के गति के लिए ऊष्मा स्रोत का कार्य करती हैं। अतः संवहन तरंगों का ऊपर उठना नीचे जाना प्लेटों की गति का प्रमुख कारण है। जहां संवहन तरंगे ऊपर उठकर विपरीत दिशा में संचरण करती है तब वहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, और ठीक इसके विपरीत जहां संवहन तरंगे ऊपर उठने के पश्चात आमने सामने आकर नीचे मुड़ती है वहां दो प्लेटें आपस में टकराती है। ऊपर उठती संवहन तरंगे स्थल मंडल व स्टेनोस्फीयर के मध्य घर्षण भी पैदा करता है। सागरीय कटकों पर सृजित ऊंचे उठे प्लेट के गुरुत्वाकर्षणीय फिसलन के कारण भी प्लेटों में गतियां होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय घर्षण से प्लेटें पश्चिम की तरफ संचलित होती है। प्रसरण मेखला के अक्ष के सहारे ऊपर उठने वाले मैग्मा के धक्के के कारण भी प्लेटों में गतियां होती हैं, और इसी तरह प्रमुख तप्त स्थलों यानी हॉट स्पॉट से मैग्मा ऊपर उठता है तथा स्थल मंडलीय प्लेट के नीचे फैलता है। भूपर पट्टी या प्लेट के नीचे मेंटल में स्थित वह क्षेत्र जहां रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है हॉट स्पॉट कहलाता है। उष्ण बिंदु से ऊर्जा संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण बिंदु से जो ऊर्जा है संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठती है जो प्लेटों के निचली सतह तक आती है। इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग को प्लूम कहा जाता है, और इसी प्लूम को ही प्लेट के संचलन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि ये प्लूम प्लेट को पिघलाती हैं तथा उसके किसी किनारे को धक्का देकर ऊपर उठाती हैं, जिससे प्लेट स्टेनोस्फीयर पर वैसे ही तैरने लगती है जैसे नाव जल पर। प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव या साक्ष्य, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटों में गति के कारण ही ज्वालामुखीय भूकंप, समुद्र नितल प्रसरण, द्वीपीय चापों एवं पर्वत निर्माण तथा ध्रुवीय परिभ्रमण जैसी घटनाएं होती हैं। ये प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के प्रभाव हैं। यही इस बात के साक्ष्य भी है कि प्लेटें गतिशील है। इसके अलावा प्लेटों की गतिशीलता का मापन पूरा चुंबकत्व के आधार पर भी किया जाता है। इसके बाद है भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित किए जाते हैं।
भारतीय प्लेट की अगर बात करें तो याद रखिएगा, भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा का निर्धारण हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाए जाने वाला अंतःक्षेपण क्षेत्र करता है, जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। यह पूरब दिशा में म्यांमार के एकिनोयोमा पर्वत से होते हुए, किस पर्वत से? एकिनोयोमा पर्वत से होते हुए चाप के रूप में जावा खाई तक जो है फैला हुआ है, जावा। इसके पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होते हुई कहा दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी, जो कि एक विस्तारण तल है, इसमें जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होते हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। तैथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से पृथक करता था। विद्वानों का मानना है कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया का विखंडन हुआ था, तब भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ हुआ। आज से लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया और जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ या उत्थान हुआ। भारतीय प्लेट जब एशियाई प्लेट की ओर प्रवाहित हो रही थी, उस समय लावा प्रवाह की घटना के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और ऐसा माना जाता है कि यह घटना आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुई और लंबे समय तक ये कह सकते हैं कि जो यह घटना जो है लंबे समय तक जारी रही। जब यह घटना घटित हुई थी, उस समय भारतीय महाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित था। प्रवाह के दौरान जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के निकट आना प्रारंभ किया, तो इसके बीच अवस्थित तैथिस सागर का मलबा संपीड़ित होकर हिमालय पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया। यह घटना आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट का प्रवाह उत्तर की ओर अभी भी जारी है। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में भूकंप और सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो पेज है या जो फेसबुक पेज है या जो आपका टेलीग्राम चैनल या क्विज ग्रुप है, वहां पे रोज अपडेट दिए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के पेज पर जाकर वहां पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।